नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने हमारा ये नया साप्ताहिक शो शेखर से सवाल लेकर हाजिर हैं। पिछले कुछ महीनों में हमें आपके ढेर सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए कि आप हमारा जो शो था हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ को काफ़ी मिस करते हैं। तो बस आपने कहा और हम चले आए और हम आपसे अब हर हफ्ते अपने इस नए शो के साथ मिलने के लिए एकदम तैयार हैं और उत्सुक हैं। तो चलिए शेखर, अभी जब हम इस शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे कुछ मिनट पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया बजट पेश किया है। शेखर, बजट की आप अगर हाइलाइट से कुछ शुरुआत कर देखिए, सके तो। बजट तो खैर बहुत बड़ी बात है, हम्म। बड़े-बड़े ज्ञानी लोग उसके बारे में बताएँगे। हम्म। तो एक तो बड़ी बात ये है कि बजट के अंदर मुझे पता नहीं लगा, मार्केट्स मैंने देखा कि मार्केट्स को बहुत मज़ा नहीं आया बजट में। हम्म। ना वो ऊपर गए, ना नीचे, वहीं के वहीं रह गए। जी। मार्केट्स आमतौर पे सोचते हैं कि बहुत रिफ़ॉर्म होगा, कुछ होगा। लेकिन ये जो बोरिंग बजट होते हैं ना, ये इतनी बुरी बात भी नहीं होती। अच्छा। क्योंकि बजट तो एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है। जी। जो सरकार के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, वो अब तो क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है, तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही बोलते हैं। लेकिन इस बजट में एक चीज़ है जो मैं आपको हम्म। बताता हूँ। पूर्वा जो जो बजट से जुड़ी हुई नहीं है, हम्म। जो ना कि फाइनेंसेस से जुड़ी हुई है, ना कि टैक्सेस से। बजट की हेडलाइन तो वही है जो आप सब लोग भी ने भी देखी होगी कि टैक्स कुछ कम हो गए हैं। जी। करीब ये सब लोग जिनकी 24 लाख तक इनकम है साल में, उनको फ़र्क पड़ेगा। तो मिडिल क्लास 12 लाख से 24 लाख तक, जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर एंड ऑफ मिडिल क्लास है, उनको फ़र्क पड़ेगा। वही हेडलाइन सारे अखबारों में रहेगी। उसके अलावा एक चीज़ और बोली है वित्त मंत्री, जो बजट से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का टारगेट है कि 2047 तक 100 गीगावाट, 1 गीगावाट होता है 1000 मेगावाट। हम्म। तो इसका मतलब 1 लाख मेगावाट हम क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करेंगे। उसको करने के लिए उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ और एटॉमिक एनर्जी एक्ट दोनों में संशोधन करेंगे। जी। ये मेरी नज़र से हम्म। बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है। क्योंकि ये जब सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी जी। भारत की और अमेरिका की, मनमोहन सिंह के टाइम, तो उस समय आपको याद होगा कि एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, जो बीजेपी और लेफ्ट भी मिल गए थे, लेकिन मनमोहन सिंह जीत गए थे। तो उसके बाद बीजेपी भी बहुत नाराज थी। फिर अगर आपने यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट बनाने हैं, तो इस उसमें एक सवाल होता है कि मान लीजिए खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, कभी न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए, तो वो लाइबिलिटी किसकी होगी? जी। तो जो एक ग्लोबल कन्वेंशन है, अ, उसका एक नाम है हम्म। लंबा, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा। एक ग्लोबल कन्वेंशन है। मैंने एक आर्टिकल भी आज लिख रहा हूँ बजट के ऊपर, उसमें भी आप देखिएगा, उसका लिंक भी आपसे शेयर करूँगा। उस कन्वेंशन में ये कहा गया है कि जहाँ भी ऐसे न्यूक्लियर प्लांट बने, उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो ऑपरेटर की होगी जो प्लांट चलाता है, लेकिन जो सप्लायर है जिससे आपने वो न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदे, उसकी नहीं होगी। जी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बीजेपी और लेफ्ट दोनों इसमें पड़ गए, और जिस समय ये न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट जो था, जिसको कि सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, CLNDA कहते हैं, ये जब पास हो रहा था, तो उसी समय जब इस पे ऑलरेडी इतनी मारामारी चल रही थी, और बीजेपी और लेफ्ट, खास करके बीजेपी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि बिफरी हुई थी। अभी वो हार के चुके थे। जी। एक तो न्यूक्लियर डील पे हार गए, और फिर इलेक्शन भी हार गए बुरी तरह से। तो अडवाणी जी, सुषमा स्वराज, ये बहुत नाराज थे। तो उन्होंने उसमें एक क्लॉज ऐड करा दिया कि जो ऑपरेटर है, वो चाहे तो सप्लायर के खिलाफ भी केस कर सकता है। तो जब वो हो गया, तो कोई उसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम्म। जो ग्लोबल कन्वेंशन है इसके ऊपर, CSC उसको बोलते हैं, ग्लोबल कन्वेंशन में ये लिखा गया है कि सारी लाइबिलिटी ऑपरेटर के पास रहेगी। तो भारत सरकार ने ये कहा कि ऑपरेटर के पास तो रहेगी, कुछ हम भी लेंगे, भारत सरकार भी लेगी, लेकिन ऑपरेटर अपने आप को एक इंश्योरेंस से भी कवर करेगा। तो एक इंश्योरेंस पूल बनाएंगे, उसमें भारत सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन उसके बावजूद इतना प्रेशर था कि ये एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया कि आप सप्लायर को भी सू कर सकते हैं। अब जब इतना कर दिया, तो उसके बाद कौन सप्लायर आपके पास आने वाला था? तो जी। भारत की स्थिति अब ये हो गई कि जो या तो कुछ कुछ हम अपने बना रहे हैं, जो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर हैं, लेकिन वो थोड़े छोटे हैं। और जो बड़े वाले आ रहे हैं, वो सब रूस से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं। अभी भी एक आया है कुदनकुलम में, 6 यूनिट 1000 मेगावाट का, हम्म। 1 गीगावाट का। अब रशिया वाला रोस एटम उनकी कंपनी है, वहाँ से आता है। वो कहते हैं लाइबिलिटी है तुम्हारे, हिम्मत है, मजाल है, करो हमारे खिलाफ केस, पुतिन हमारे बाप हैं। राइट? तो रशियंस को तो कोई चिंता नहीं है। जी। लेकिन सारा जो
पश्चिमी देश हैं जहाँ भारत की दोस्तियाँ बनी, और ख़ास करके अमेरिका, वेस्टिंग हाउस के हैं, फ्रांस के भी हैं, वो सब लोग रह गए थे। तो अगर ये इस वायदे को वो निभा पाती हैं, वो मतलब मोदी सरकार निभा पाती है पार्लियामेंट में, ये अमेंडमेंट्स कर सकती है, तो इससे उनको फ़ायदा होगा अभी ट्रंप के साथ डील करने में भी, क्योंकि ट्रंप तो गिव एंड टेक वाले हैं, ट्रांजैक्शनल हैं। तो अगर उनसे आप टेक कर रहे हैं तो आप उनको गिव क्या करेंगे? क्योंकि एक आंध्र प्रदेश में, वो स्टेट भी बीजेपी के लिए अच्छी है, आंध्र प्रदेश में एक 6000 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट की जगह ली हुई है। उसमें उम्मीद थी अमेरिकन को कि हम आएंगे, लेकिन जी। अब वो आगे चल सकती है बात, और बीजेपी के लिए डबल फायदा है क्योंकि आंध्र प्रदेश में सरकार भी उनके अपने पार्टनर की है। तो अगर ये हो जाए तो ये मैं समझूंगा भारत के लिए एक तरह से डिटॉक्सिफाइंग वाली बात होगी, क्योंकि इसे ऐसा कानून भी पास किया जिससे आप कोई बाहर से न्यूक्लियर एनर्जी ला ही नहीं सकते हैं। जी, जी। चलिए इसी के साथ सवालों से शुरुआत करते हैं। आप सभी को बता दूँ कि ये शो इस ऐसा ही रहेगा जैसे पहले था, बस एक छोटा-सा इसमें बदलाव है कि अब हम इस शो पे सिर्फ़ केवल मेंबर्स के क्वेश्चंस लिया करेंगे। शेखर, सबसे पहला जो सवाल आ रहा है विशाल कुमार यादव का है, पूछ रहे हैं कि इनकम टैक्स में चेंज का कारण क्या पिछले 1 साल से हो रही आलोचना और कॉर्पोरेट वर्सेस इनकम टैक्स पर बने मज़ाक और मीम का परिणाम है? भारत का 6 के आसपास का जीडीपी ग्रोथ रेट नया मिडिल क्लास बनाने में अक्षम साबित हो रहा है। देखिए, आपकी दोनों बात ठीक है, क्योंकि ये सरकार बहुत सेंसिटिव है। अगर इसका मजाक उड़े, खिल्ली उड़े या क्रिटिसिज्म हो, खास करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से, जी। क्योंकि उनके नंबर भी ज़्यादा, उनकी आवाज़ भी ऊंची जाती है। हालांकि गरीब बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गरीब की आवाज़ इतनी नहीं जाती जितनी कि मध्यम वर्ग की जाती है। तो उसके लिए किया गया है। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ लगता है कि जैसे सरकार हमारी इस समय कुछ एक फैसला कर ही लिया है कि भाई ये अभी सिर्फ 6%, 6.5% काफ़ी अगले साल के लिए। इस साल 6.4 होगा, अगले साल के लिए प्रोजेक्शन के लिए 6.8 की। तो लगता है कि उनके तसल्ली है उससे, जो जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। भारत को 7, 7.5, 8% की कोशिश कर, कम से कम सपना तो देखना चाहिए ना, और उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए, जी। क्योंकि मेरे हिसाब से 7, 7.5% ग्रोथ से कुछ भी कम ग्रोथ हो तो वो भारत में सोशली डिस्टेबलाइजिंग है, क्योंकि नौकरियां नहीं बनेंगी, लड़के लड़कियां जवान खाली घूम रहे होंगे, कब तक मुफ्त का डेटा देख के सारा दिन बताएंगे। जी। और फिर अब एक ऐसा सिंड्रोम हो गया है जिसमें कि भारतीय, एक तो नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं है, और दूसरा जो भारत में इंडस्ट्री आ रही है, खास करके नई इंडस्ट्री, उसको जैसे लोग चाहिए वैसे स्किल के उतने लोग नहीं हैं। तो ये इसको डबल वैमी कहते हैं। मतलब ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर से भी गए उधर से भी गए। तो ये सबको कुछ काउंटर करने के लिए भारत को थोड़ा और बोल्ड करना चाहिए और रिफॉर्म करना चाहिए। और एक जो सोशलिस्ट ट्रैप में फंस गई है मोदी सरकार, पर मुझे लगता नहीं कि निकल पाएगी, क्योंकि काफ़ी स्टेटमेंट्स मोदी जी के भी सोशलिस्ट ही हैं। अब उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो कि यूपीए सोनियानॉमिक्स की बात है। उन्होंने कहा इंक्लूसिव ग्रोथ तो सोनियानॉमिक्स है। 2004 में यूपीए ने ड्रामा किया था, सोनियानॉमिक्स नहीं तो मैं कह रहा हूँ इंक्लूसिव ग्रोथ का। अब वो कह रहे हैं आम आदमी के लिए अच्छा है, तो आम आदमी पार्टी है। तो ये उनके जो अपने लाइन थी कि भारत को आगे जाना है, इतनी प्रतिशत ग्रोथ करनी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी बननी है, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और जैसे ये चल रहा है तो इसमें फिर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनते बनते भी, जो पहले 2025 का टारगेट था, वो अब 2028-29, IMF कह रहा है 2028, पर मुझे लगता है 2028-29 का भी बन पाएगा। तो सारे टारगेट्स हमारे पीछे पुश हो रहे हैं। शेखर, विशाल जी ही पूछ रहे हैं कि अंत में क्या द प्रिंट का ऐप नियर फ्यूचर में आने वाला है? देखिए, ये प्रिंट के ऐप का सवाल चलता रहता है, और ये आएगा। सिर्फ ये कि नियर फ्यूचर क्या है, ये निकट भविष्य क्या है, ये ज़रा सोचने की बात है, क्योंकि 2-3 चीज़ें और भी कर रहे हैं। वो कर लें तो उसके बाद ये भी करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। लेकिन इसके बाद साथ साथ आप ये भी देखते रहिए कि यूट्यूब के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा पब्लिशिंग शुरू हो गई है, जी। और अब हिंदी बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए मैं भी वापस आया हूँ। हालांकि ये एक्स्ट्रा काम है मेरे लिए, लेकिन बहुत दिल से और खुशी से काम कर रहा हूँ। DK सिंह भी वापस आए हैं, और कुछ और लोग भी आएंगे। स्वस्ति राव हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो स्कॉलर हैं, जियो पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल अफेयर्स को जानती हैं। वो भी हिंदी में कुछ बोलेंगे, तो हम हिंदी की अपनी ऑफरिंग भी बढ़ाने वाले हैं।
शेखर, अगला सवाल नचिकेत दुबाले का है। ये पूछ रहे हैं, क्या मोदी सरकार ओवरऑल ऑपरेशंस में धीमी हो गई है? कोई नया प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, कोई घोषणा नहीं हो रही है। देखिए, एक हद तक तो जिसको कहते हैं क्रूज कंट्रोल, आजकल की गाड़ियों में भी आता है क्रूज कंट्रोल, तो कुछ क्रूज कंट्रोल हो गया है। और जो नई घोषणाएं हो रही हैं वो ज़्यादा राजनीतिक हो रही हैं। अभी भी आप देखें इस बजट की, अगर कल हर जगह हेडलाइन यही आती है कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री, तो ये तो कोई ना रिफॉर्म की बात है, ना आगे जाने की बात है, ना पीछे जाने की। ये तो एक है कि आपने दिल्ली के वोटर को एक समय पे लॉलीपॉप दे दिया। तो एक वो भी है, पर ये भी है कि आपने उसको बांटा जितने लोगों को बांट सकते हैं। लेकिन कोई बड़ा विजन स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने पहले से, हम तो ढूंढते हैं कहीं ना कहीं अच्छी बात ढूंढने की जी। कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप श्रोताओं को भी, देखने वालों को भी, सबको कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी खबर देखना भी अच्छा लगता है। इसलिए हमने बड़ी ढूंढ के वो एक उम्मीद के साथ वो न्यूक्लियर डील वाली जी। बात देखी। क्योंकि अगर ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट को भी अमेंड करते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन है उसको एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से निकाल के पावर मिनिस्ट्री में डाल दिया जाएगा। तो वो एक नॉर्मलाइजेशन की बातें हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो चुपचाप में होती हैं। तो कुछ हम वैसे ही पहुंच गए हैं वापस, जब रिफॉर्म बाय नाइट होता था या रिफॉर्म बाय स्टेल्थ, के चुपचाप रिफॉर्म कर दो, नहीं तो बिना बात कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जी। कोई मसला हो जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है। अभी तो बिल्कुल चौड़ी छाती करके बोलना चाहिए था कि हम इतनी कंपनियां प्राइवेटाइज करेंगे, या हमारे पास जो सूटी के अंदर इतने शेयर्स हैं प्राइवेट कंपनीज के, बारी बारी बेचने शुरू करेंगे। और वो जो पैसा आएगा उस पैसे को चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, चाहे हम उसको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को और देंगे, चाहे हम 10,000 स्कॉलरशिप्स देंगे, जो भी करेंगे, पैसे से सरकार 100 चीज़ें कर सकती है। अगर अपना सरकार घाटा, हालांकि ये बजट बहुत अच्छा है एक बात में कि फिजिकल डिसिप्लिन है, कि 4.9% फिजिकल डेफिसिट का बजट था इस साल, 4.8 पे कम कर दिया। आमतौर पे वित्त मंत्री उसके ऊपर जाते, नीचे नहीं आते। और अगले साल का 4.4 रखा है, जो कि 10% एक तरह से कम है, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे ही सरकार अगर व्यापार से निकल जाए और पैसा ऐसे रेज करती रहे तो ये 4.4 ही हो सकता है, 3.9 हो जाता। लेकिन एक जो बात मोदी जी भी कहते थे, जो बीजेपी के लोग हमेशा कहते रहे हैं, नितिन गडकरी बार बार कहते हैं, अभी भी कहते हैं, कि जिस देश का राजा व्यापारी उसकी प्रजा भिखारी। लेकिन मोदी सरकार अब व्यापार से बाहर निकलना नहीं चाहती है। जी। सारी कंपनीज उनकी वैसे की वैसे ही हैं, और हालांकि उनको डिविडेंड मिलता है। लेकिन आप देखें, अगर आप थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे, मैं तो मार्केट से इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मार्केट से जानते हैं उन्होंने बताया, किसी के लोग खुसर पुसर करके बताते हैं कि पिछले साल में 8 महीने में जो सरकार की कंपनीज हैं उसमें सरकार का जो वैल्यू लॉस है वही कभी 11-12 लाख करोड़ रुपए का है। तो क्योंकि जब सरकार कंपनी चलाती है तो मार्केट उसको नेगेटिव प्रीमियम देता है। तो ये सारी बातें हैं जिनके ऊपर मजबूत सरकार तीसरी टर्म में, एक अपेक्षा थी कि कुछ बहुत बोल्ड बात होगी, लेकिन बोल्ड बात का हो सकता है कि बोल्ड चीज़ का ज़माना ही ना हो अभी। जी। शेखर, अगला सवाल कार्तिक पराशर का है। इन्होंने हमें 2 सवाल भेजे हैं। चूँकि हमारे मेंबर हैं तो इनके दोनों सवाल लूँगी। बोल रहे हैं, म्यांमार में इस साल चुनाव होने वाले हैं। भारत और पड़ोस के लिए, नेबरहुड के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, म्यांमार में चुनाव तो होने वाले हैं, क्योंकि जो पहले वहाँ सरकार थी उसके 5 साल अभी ख़त्म हो जाएंगे इस साल। तो वहाँ मिलिट्री का राज है। जिसके पास राज होता है कौन कहाँ छोड़ता है। हमने देखा पाकिस्तान में मिलिट्री चुनाव करा लेती है, पीछे से वही चलाती रहती है। तो जिसको हमारे दोस्त थे पाकिस्तान में, एजाज एहसान, जो एक सब पाकिस्तान के बहुत जाने माने वकील है, एक्टिविस्ट भी हैं, पर एक ज़माने में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी रहे, वो इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं वहाँ पे। जी। तो जब मैं पहली बार पाकिस्तान गया तो 1985 में, ज़्यादातर लोग तो आपसे पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम। तो उस टाइम उन्होंने मुझे कहा कि सब ज़िया का राज था, और ज़िया ने एक चुनाव करा के, पार्टी लिस्ट चुनाव करा के मोहम्मद खान जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना डेमोक्रेसी, ये बोनसाई डेमोक्रेसी है। बोनसाई पौधा होता जी। है ना, जी। तो बोनसाई का मतलब क्या है कि कहने को तो बड़ का पेड़ है या पीपल का पेड़ है या आम का पेड़ है, लेकिन वो गमले के अंदर है, छोटा सा है, जी। और वो सामने आले में रखा हुआ है। और बोनसाई का आर्ट ही है कि वो इतना बड़ा ना हो कि उसकी जड़ें गहरी पहुंच जाएं, या उसकी
टहनियाँ कई बार पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा हमारी डेमोक्रेसी जो है, पाकिस्तान का लोकतंत्र, ये बुनजाई लोकतंत्र है। तो जो मिलिट्री रूलर हैं सारे, उनको इस बात की समझ आ गई है कि अपने आप आगे मत रखो, कोई किसी को चुनवा के खड़ा करा दो और बोलो कि ये सरकार है, चुनी हुई है, हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो अगर होगा तो ऐसे होगा। लेकिन जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, उन्होंने अभी जनगणना कराई वहाँ पे। जनगणना के बाद वो कह रहे हैं कि हम अभी इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करेंगे, फिर इलेक्शन करेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि जो उनकी मिलिट्री हुंता है, जो जनरल्स हैं, उनका उनका नियंत्रण अभी देश के ऊपर नहीं है, क्योंकि वहाँ के रेबल्स हैं, विद्रोही हैं, और अलग अलग तरह के विद्रोही हैं। ये भी नहीं कि सारे एक साथ हों, और वो अलग अलग एरिया में कई विद्रोही जीत रहे हैं। कई तो बल्कि जो प्रोविंशियल उनके कैपिटल्स हैं, या जो बड़े गैरिसन टाउन हैं जहाँ बहुत फौज, जैसे डिवीजन हेडक्वार्टर, उन पर भी कब्जा कर चुके हैं। और इसमें से काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो कि उत्तरी बर्मा वगैरह में हैं, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में हैं। तो वो इलेक्शन कराएंगे भी तो देश के, मैं तो समझता नहीं कि इस समय आधे देश पे भी म्यांमार की या बर्मा की आर्मी का कोई कंट्रोल है। लेकिन उनको भी अभी कुछ कुछ ना कुछ टेंशन तो है, क्योंकि लगता है कि ट्रंप आए हैं वहाँ पे, और उसका भी एक असर होगा। तो वो कुछ कुछ ड्रामे की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दूंगा। मैं सिर्फ यही सोचूंगा और यही विश करूंगा कि अगर इलेक्शन हो तो ज़्यादा उसके अंदर वायलेंस ना हो। शेखर, इन्हीं का ही अगला सवाल है। जिस तरह से गवर्नर या दिल्ली के मामले में एलजी राज्य सरकार के डेली ऑपरेशन में बाधा बन सकते हैं, क्या राष्ट्रपति भी भारत सरकार के साथ ऐसा कर सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति नहीं कर सकते, उसके कई कारण हैं। सच्चाई ये है कि राष्ट्रपति की जो पद है, उसकी मर्यादा वही है जो कि गवर्नर की है, क्योंकि मिरर इमेज है। जी। तो वही शक्ति गवर्नर के पास है, वही राष्ट्रपति के पास। तो अगर गवर्नर ऐसे कर सकते हैं तो राष्ट्रपति क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक जवाब है जो थोड़ा सा आप हिंदी में तो समझ जाएंगे। वो ये है कि सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। तो ये गवर्नर वही कर सकते हैं जहाँ पे कि दूसरी पार्टी की सरकार हो। लेकिन दिल्ली में तो हमारी सरकार है ना, तो सैया भाई कोतवाल का मतलब ये होता है जी। क्योंकि राष्ट्र गवर्नर के फैसले जो भी हैं वो होम मिनिस्ट्री उनको ओवरसी करती है, या उनको राष्ट्रपति के बिहाफ पे होम मिनिस्ट्री करती है, या कभी कभी राष्ट्रपति भी समन कर सकता है गवर्नर को, जैसे कलाम साहब ने एक बार किया था। बूटा सिंह मेरे कल गवर्नर थे, या कुछ कलाम साहब थे या नारायणन थे, मैं भूल रहा हूँ, अभी बाद में चेक करूँगा। तो लेकिन जब सरकार ही आपकी है दिल्ली में, तो राष्ट्रपति क्यों उसको परेशान करेंगे। जी। और कभी कभी हालांकि ऐसे में कुछ हो सकता है, वो अलग कहानी बनती है। जैसे कि जब राजीव गांधी सत्ता में थे और राजीव गांधी लगा कि कमज़ोर हो रहे हैं, तब ज्ञानी जैल सिंह ने खेल खेलने शुरू कर दिए थे राष्ट्रपति भवन से ही उनके खिलाफ। लेकिन वो एक अलग बात थी, और वो भी उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हुए, कोई कानून नहीं रोक पाए। तो राष्ट्रपति कभी कभी कोई कानून उसको बहुत ना पसंद आए, उसको होल्ड कर सकता है थोड़े दिन। लेकिन इस तरह का खेल राष्ट्रपति नहीं खेल सकता, क्योंकि सरकार आमतौर पे उसी पार्टी की होती है। थ्योरेटिकली ये संभव है कि सरकार दूसरी पार्टी की हो। अब जैसे कि मान लीजिए कि जब यूपीए आई, तब तो राष्ट्रपति एनडीए के टाइम के इलेक्ट हुए थे। जी। तो लेकिन फिर भी पद की गरिमा वगैरह वो मेंटेन की गई, और राष्ट्रपति भी उस समय अच्छे थे, तो वो ऐसी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ते थे। लेकिन स्टेट्स के अंदर, राज्यों के अंदर हमारा हाल बहुत बुरा है, खास करके कि तभी जबकि राज्य में सरकार दूसरी पार्टी की हो। जी। चलिए शेखर, आज का आखिरी सवाल लूंगी। विभव कवूरी पूछ रहे हैं कि भारतीय राजनीति में मीनू मसानी या राजाजी जैसे स्वतंत्र पार्टी टाइप राजनेता क्यों नहीं आए, जो कैपिटलिज्म की वकालत कर सके और ज्यादा आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित कर सके, खासकर तब जब देश 1991 के आर्थिक सुधारों से लाभान्वित हो रहा था, जिससे दूसरों को भी उनको फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए था। देखिए, ये बहुत महान लोग थे और बहुत हिम्मत के साथ बोलते रहे। अगर आप जाएंगे पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में, तो आप डिबेट्स देखिए कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन, तब आप देखिए मीनू मसानी वगैरह क्या बोल रहे हैं। उन्होंने तभी बोला था कि बैंकों में वही होगा जो कि बाद में हुआ। अब बार बार कुछ सालों के बाद कैपिटल आप उसमें फेंकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी। अभी इस समय उनकी सेहत ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिए मार्केट जो उनको वैल्यू देता है वो प्राइवेट बैंकों से बहुत कम देता है। तो ये स्वतंत्रता संग्राम से लोग आए थे निकल के, एक कल्चर थी उस समय,
और तब एक स्वतंत्र पार्टी भी थी। और जब स्वतंत्र पार्टी थी वो एक तरह की लिबर्टेरियन पार्टी थी। अगर मतलब आज बड़ा सिंपलिस्टिक तरीके बात है ये, लेकिन अगर आप उनका आज तुलना करना चाहें तो कुछ हद तक जैसे हावियर मिले की पार्टी है अर्जेंटीना में, कि सरकार छोटी हो। अब हावियर मिले क्या कहते हैं कि सरकार सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखे, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, उसके अलावा लोगों के ऊपर छोड़ दो, जी। अपने आप करेंगे। तो स्वतंत्र पार्टी भी काफ़ी हद तक लिबर्टेरियन थी और ये बहुत महान आदमी थे। और लोग भूल जाते हैं कि एक चुनाव में, मेरे ख्याल सन 67 के चुनाव में, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, हालांकि बहुत दूर थी कांग्रेस से, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने बहुत हार्ड लेफ्ट टर्न लिया, सीपीआई को साथ रखा, गरीबी हटाओ लगाया बीच में, तब इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र पार्टी को राज्य रजवाड़ों की पार्टी कह के डिसमिस कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ राज्य रजवाड़े भी थे। और उसके बाद 71-72 तक वो पार्टी ख़त्म हो गई। वो पार्टी भी ख़त्म हो गई और वो सोच भी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके बाद एक तरह से हमारी नेशनल आइडियोलॉजी सोशलिस्ट ही बन गई। अभी भी आप देखिए मोदी जी का ये बजट है, उनके लास्ट 3-4 बजट देखिए फुली सोशलिस्ट है, उनकी भाषा भी सोशलिस्ट है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि सोशलिज्म के नाम से इलेक्शन जीत सकते हैं। जी। तो सोशलिज्म हमारा अब तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। तो ये इसको तो छोड़ दीजिए, जो पब्लिक डिबेट है जिसे हम कमेंटेरियट कहते हैं, उसके अंदर भी इस व्यू के लोग अब कम से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हर लोग कोई ना कोई तरीके से अपने आप को करेक्ट करता है या सोचता है कि अरे वो बात तो नहीं बनी। लेकिन सवाल ये है कि आप देखिए कि कितनी विडंबना है कि जिस समय अमेरिका में डोज बना है और हावियर मिले ने अर्जेंटीना की सरकार को हाफ कर दिया है, उन दोनों का नाम रेफरेंस हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया गया है। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, और उसी समय बोल रहे हैं आम आदमी के लिए बजट है, और उसी समय ये हम मिनिमलिज्म बांटने का, कुछ करने का, और हर चीज़ में सरकार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो दुनिया में अभी नई हवा है, जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन देखेंगे उसकी जो लेटेस्ट कवर स्टोरी है वो यही है कि सारी दुनिया में क्रांति चल रही है, जो डेमोक्रेटिक दुनिया है, बाकी का तो क्या फ़र्क पड़ता है, जो डेमोक्रेटिक दुनिया है उसमें क्रांति चल रही है, और वो क्रांति रेड टेप के खिलाफ है, जिसको हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही। मुझे पता नहीं आजकल उसको इतना यूज़ किया जाता है कि नहीं, रेड टेप जो फाइलों वाली ब्यूरोक्रेसी, कि उसके खिलाफ दुनिया में रिवोल्ट है। और वो इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि भारत में भी कुछ जगह ब्यूरोक्रेसी को कम किया गया है, लेकिन अगर आप बिग पिक्चर देखें तो भारत में अब सरकार का साइज बहुत बढ़ रहा है, सरकार का साइज घट नहीं रहा है। और इसी में इस तरह के सोच के लोग भी अब एक तरह से ख़त्म हो गए हैं। अब इन सब लोगों ने मिलके एक संस्था बनाई थी, बम्बई में हेडक्वार्टर था उसका, जिसको कहते हैं फोरम ऑफ फ्री एंटरप्राइज। उसका एक एनुअल लेक्चर भी होता है और एक एस टी श्रॉफ मेमोरियल लेक्चर भी करते हैं। एस टी श्रॉफ जो कि एक तरीके से HDFC के फाउंडर थे, उनका भी रोल था फोरम ऑफ फ्री एंटरप्राइज जो संस्था है। तो मैं भी बोलने गया था उनके एनुअल लेक्चर पे अभी जी। लेकिन वो संस्था थी जो उस समय बहुत ही फ्री एंटरप्राइज के आइडियाज़ को प्रमोट करती थी और इमरजेंसी के टाइम भी करती थी, पीक सोशलिज्म में भी। लेकिन समय के साथ साथ वो जनरेशन भी चली गई, बाकी जनरेशन है, लेकिन वो कमिटमेंट जो है फ्री मार्केट्स को, लिबर्टेरियनिज्म को, वो अब नहीं है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस समय इस देश को 5, 7, 8 राजा जी या मीनू बसानी जैसे नेता चाहिए, जो कम से कम पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल सके, हम सबको भी एक छुपने की जगह दे सके कि हम भी उनके पीछे खड़े होकर कुछ बोले। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा शो है शेखर से सवाल, आपको रिमाइंड करूँगी कि इस पर हम सिर्फ मेंबर्स के ही सवाल लेंगे। तो आप सभी से ये गुज़ारिश करूँगी कि आप हमारी मेंबरशिप लें यूट्यूब की और हमें अपने ढेर सारे सवाल भेजें। इस पे आप सवाल कैसे भेज सकते हैं उसका तरीका भी सेम ही रहेगा जो हम यूट्यूब पे अपने चैनल पे पोस्ट डालते हैं। हर हफ्ते हम एक पोस्ट डालेंगे, 1-2 पोस्ट डालेंगे हमारे शो के लिए, उस पे कमेंट करके आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और आप में से जिनके पास वो जो मेंबरशिप बैचेस हैं वो होंगे, उनके सवाल मैं शेखर से पूछूंगी। तो आप झट से जाइए, हमारी मेंबरशिप लीजिए और हम आपसे मिलेंगे फिर अगले हफ्ते।